हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग को मैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पढ़ा रही थी। तो इससे पहले 3 वीडियोस मैंने अपलोड करी हैं, जिसमें मैंने आप लोग को फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि फंडामेंटल डिफिनेशंस क्या हैं। वो सारे वर्ड्स जो बार बार इसमें यूज़ होंगे, जैसे कि व्यर्थ है, वाइड है, व्यर्थ नहीं है, वाइडेबल है, एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ये सारी डिफिनेशंस मैंने आप लोग को वहाँ पर समझाई थी, जिससे कि आगे जो आप पढ़ें चैप्टर्स तो वहाँ पर आपको आसानी रहे समझने में उन्हें। उसके बाद की क्लास में मैंने आप लोग को एग्रीमेंट के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट क्या है। एग्रीमेंट के जो एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सभी अनुबंध ठहराव होते हैं, लेकिन सभी ठहराव अनुबंध क्यों नहीं होते, तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर समझाई थी। जो इसके बाद की जो थर्ड वीडियो थी, वहाँ पर मैंने आप लोग को समझाया था कि वाइड एंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस क्या रहेगा, जो ठहराव और अनुबंध है उसके बीच में डिफरेंस क्या रहेगा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मीनिंग, डिफिनेशन एंड एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो आज की वीडियो का टॉपिक आपका रहेगा कॉन्ट्रैक्ट। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास नोटिफिकेशन बेल होगी, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये मैं आपको फंडामेंटल डिफिनेशन में समझाया था मैंने आप लोगों को कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है। तो ये लैटिन वर्ड कॉन्ट्रैक्टम होगा, उससे लिया गया है। जो कॉन्ट्रैक्टम होता है उसका अर्थ हो जाता है, उसकी मीनिंग होती है मिलना। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ जो होगा, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के किसी ठहराव के लिए मिलना या सहमत करना क्या कहलाएगा, अनुबंध कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। डिफिनेशन से ही समझ लीजिए कि दो व्यक्ति रहेंगे, एक अकेला व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, एग्रीमेंट नहीं कर सकता, तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। तो दो व्यक्ति चाहिए होंगे जो कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं, और जब वो एक ही बात पर सहमत होते हैं, एग्री करते हैं, तो क्या हो जाता है, वो एग्रीमेंट बनता है। और जो वही एग्रीमेंट जो लॉ के माध्यम से एनफोर्सेबल होता है, प्रवर्तनीय कराया जा सकता है, तो वो क्या बन जाता है, अनुबंध बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो ये तो हो गई कि कॉन्ट्रैक्टम जो है उसका अर्थ क्या होगा, उसके बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनेशन। अब देख लेते हैं कि इसमें जो अनुबंध अधिनियम की धारा है 2 सबसेक्शन H जो है उसमें क्या इसकी डिफिनेशन दी गई है कि अनुबंध एक ठहराव है जो कि राज्य नियम द्वारा प्रवर्तनीय है। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। बहुत छोटी सी डिफिनेशन है, आसानी से इसे याद कर सकते हैं। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि अनुबंध की कौन सी धारा है, ये पूछ सकता है कि उसकी डिफिनेशन कौन सी दी गई है जो कि इस धारा के अंतर्गत आती है, तो आप आसानी से उसे लिख सकते हैं। दूसरी डिफिनेशन जो सर विलियम एंसन ने दी थी कि अनुबंध एक प्रकार का ठहराव है जो कि प्रत्यक्ष रूप से होता है तथा दायित्व उत्पन्न करता है। A contract is that form of agreement which directly contemplates and creates an obligation। तो सर विलियम एंसन ने क्या कहा था कि ये एक ठहराव है, अनुबंध, और जो प्रत्यक्ष रूप से होता है और इसमें दायित्व उत्पन्न होता है। दायित्व क्या हो जाएगा, जो भी हमारा कंसिडरेशन प्रतिफल होगा एक दूसरे को देना, उसके बाद दायित्व रहता है कि जो भी हमने जिस भी चीज़ के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध किया होता है उसको दायित्वों को पूरा कर दें। नेक्स्ट जो दी थी सॉलमन ने दी थी, उन्होंने क्या कहा था कि अनुबंध एक ठहराव है जो पक्षकारों के बीच दायित्व की सृष्टि करता है तथा इन दायित्वों को परिभाषित करता है। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। वही चीज़ उन्होंने भी कही है कि दो पक्षकारों के बीच दायित्व को उत्पन्न करता है। ये तो हमने देख लिया कि उसका मीनिंग क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट का और उसकी डिफिनेशन क्या रहेगी। अब हम समझते हैं कि वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण कौन से होते हैं, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। या इस तरह से कह सकते हैं कि कौन से ऐसे तत्व हैं जिनके होने पर कोई अनुबंध वैध होगा। तो पहला आ जाता है ठहराव, प्रस्ताव तथा स्वीकृति, एग्रीमेंट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसमें क्या रहेगा कि एक पार्टी जो होगी वो वैधानिक प्रस्ताव, लीगल प्रपोजल या ऑफर दूसरी पार्टी के सामने रखती है, और दूसरा जो पार्टी होगी, दूसरा पक्षकार होगा, उसकी पर अपनी लीगल एक्सेप्टेंस देता है, वैध सहमति देता है, फिर वो जाकर क्या बनता है, एग्रीमेंट बनता है। दूसरा हो जाएगा ठहराव की वैधानिक औपचारिकता, लीगल फॉर्मेलिटीज ऑफ एग्रीमेंट, कि ठहराव में जो भी उचित वैधानिक औपचारिकताएं हों वो सही ढंग से पूरी करी गई हों। नेक्स्ट आ जाता है पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। आगे पढ़ेंगे, एक अलग से चैप्टर है इसमें कि अनुबंध करने की योग्यता क्या होती है। तो जो भी पक्षकार हैं, जो भी पार्टीज हैं, वो योग्य होने चाहिए उस अनुबंध को करने के लिए। अगर किसी तरह से योग्य नहीं है, स्वस्थ मस्तिष्क के नहीं हैं या वयस्क नहीं हैं, तो भी क्या होगा, वो अनुबंध करने के योग्य नहीं माने जाते हैं, तो वो भी अनुबंध वैध नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। जो दूसरी पार्टी जो एक्सेप्ट कर रही है उस प्रपोजल को, उस ऑफर को, उसकी जो सहमति है वो स्वतंत्र होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। किसी तरह के उत्पीड़न, अनुचित दबाव या फिर मिथ्या वर्णन, गलती, किसी अन्य प्रकार से ली गई स्वीकृति नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है न्यायोचित प्रतिफल, लॉफुल कंसिडरेशन। जो भी प्रतिफल हो, क्योंकि प्रतिफल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो ठहराव ही नहीं होगा। जाहिर सी बात है, जब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कोई चीज़ मिलेगी, उससे कोई फ़ायदा होगा, तभी तो वो काम करना चाहेगा, अन्यथा क्यों करना चाहेगा। तो वही चीज़ कह रहा है
कि जो प्रतिफल हो वो लॉफुल हो, न्यायोचित हो। इसे ऐसे काम को लेकर के प्रतिफल नहीं होना चाहिए जो कि न्यायोचित नहीं है, जैसे कि जो किसी लॉ के द्वारा वर्जित हो कि ऐसा कार्य आप नहीं कर सकते, या फिर कानून उसकी करने की अनुमति नहीं देता है, या फिर वो कपटपूर्ण है, फ्रॉड है उसमें किसी तरह का, या किसी की संपत्ति को कोई क्षति पहुंच रही है, या फिर न्यायालय उसे अनैतिक मानता है, लोकनीति के विरुद्ध मानता है, तो इस तरह का प्रतिफल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है न्यायोचित उद्देश्य, लॉफुल ऑब्जेक्ट। जो भी ठहराव किया जा रहा है उसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, यानी कि न्यायोचित होना चाहिए। न्याय की दृष्टि से, लॉ की दृष्टि से वो इलीगल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है व्यर्थ घोषित न होने वाला ठहराव, एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड एज वाइड। ऐसा ठहराव किया जाए जो कि आगे जाकर के किसी राजनियम द्वारा प्रवर्तन नहीं कराया जा सके, ना कि वो व्यर्थ हो जाए। कुछ ऐसे ठहराव होते हैं जो आरंभ से ही स्पष्टता व्यर्थ होते हैं। वो कौन से होते हैं वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिटेल में समझाया हुआ है, जहाँ पर ये समझाया था सभी ठहराव अनुबंध क्यों नहीं बन पाते। वहाँ पर समझाया था कि कुछ ठहराव इस तरह के होते हैं जो कि प्रवर्तनीय नहीं कराए जा सकते हैं, इस वजह से वो क्या रहते हैं, आरंभ से ही व्यर्थ होते हैं। जैसे कि सामाजिक ठहराव थे, नैतिक दृष्टि से थे, राजनैतिक दृष्टि से थे। वहाँ पर जाकर डिटेल में देख लीजिए, बहुत काफ़ी डिटेल में मैंने इसको समझाया है। उसके बाद आ जाता है ठहराव का लिखित तथा रजिस्टर्ड होना, एग्रीमेंट टू बी रिटन एंड रजिस्टर्ड। जो भी एग्रीमेंट किया जा रहा है वो लिखित और रजिस्टर्ड होना चाहिए उसके वैध होने के लिए। तो ये सारी विशेषताएं हो जाती हैं, जब उस अनुबंध में होंगी तभी वो अनुबंध क्या कहा जाएगा, वैध अनुबंध कहा जाएगा। आइए अब देख लेते हैं कि अनुबंध के प्रकार कौन से होते हैं, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अनुबंध के जो प्रकार हैं उसको 3 बेसिस पर डिवाइड किया गया है। एक हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, वैधता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, निष्पादन के आधार पर। वहाँ पर ठहराव के भी कई बेस थे जिसके बेसिस पर डिवाइड किया गया था, इसी तरह अनुबंध के भी कई बेस हैं जिसके बेसिस पे अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आ जाता है वैधता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। तो उसमें आ जाएगा वैध अनुबंध। अभी हमने इसे डिटेल में समझा है कि वैध अनुबंध में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए। जब वो सारे लक्षण किसी अनुबंध में होते हैं तभी क्या होगा, वो अनुबंध वैध हो जाता है, नहीं तो क्या होगा, वो ठहराव प्रवर्तनीय ही नहीं कराया जा सकेगा और वो अनुबंध नहीं बनेगा। उसके बाद आ जाता है व्यर्थ अनुबंध, वाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकेगा तो वो व्यर्थ अनुबंध कहलाता है। तो व्यर्थ अनुबंध में क्या रहेगा कि इसे कानून द्वारा लागू तो किया जा सकता है, लेकिन ये किसी घटना के होने ना होने पर डिपेंड कर जाता है। अगर वो घटना घटित हो जाती है या नहीं होती है तो वो कानून उसे क्या करेगा, उस ठहराव को प्रवर्तनीय नहीं कर सकता। इस वजह से क्या होगा, वो अनुबंध व्यर्थ हो जाता है। जैसे किसी की मैरिज या विवाह किसी दूसरे के साथ रखा गया, लेकिन विवाह होने से पहले ही उस लड़की की क्या होती है, डेथ हो जाती है। जब वो लड़की ही नहीं होगी तो उस अनुबंध ठहराव को भी, अनुबंध को भी प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता, तो क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसको शून्य अनुबंध भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आ जाता है व्यर्थनीय अनुबंध। व्यर्थनीय अनुबंध में क्या रहेगा कि एक या एक से अधिक पक्षकारों की इच्छा पर उसे प्रवर्तनीय कराया जा सकता है, लेकिन दूसरे पक्षकार की इच्छा पर प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता। प्रवर्तनीय कौन करा सकता है, जो पीड़ित पक्षकार होगा। यानी कि कोई ऐसा अनुबंध किया गया है जिसमें जो सहमति ली गई थी, कंसेंट लिया गया था, वो फ्री नहीं था, किसी तरह का दबाव डाल करके या बलपूर्वक या फिर फ्रॉड के द्वारा या मिथ्या वर्णन गलत बता करके वो सहमति ली गई थी। तो अगर पीड़ित पक्षकार जिसको नुकसान हुआ है वो चाहे तो उस अनुबंध को प्रवर्तनीय कराए, अन्यथा ना कराए, तो वो हो जाता है आपका व्यर्थनीय अनुबंध, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब तीनों के बीच में आप डिफरेंस यहाँ पर भी अच्छा समझ गए होंगे, व्यर्थ क्या होता है, व्यर्थनीय क्या होता है और वैध अनुबंध क्या होता है। तो इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, एक बार क्विकली देख लेते हैं कि जो अनुबंध राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो वो वैध हो जाएगा, जो प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता वो व्यर्थ हो जाएगा, और जो किसी एक पक्षकार की इच्छा पर कराया जा सकता हो प्रवर्तनीय, वो क्या हो जाएगा, व्यर्थनीय हो जाएगा। उसके बाद सेकंड में वैध अनुबंध प्रारंभ से ही वैध होते हैं। व्यर्थ अनुबंध जो होते हैं प्रारंभ में तो वैध होते हैं, लेकिन किसी घटना के घटित हो जाने के बाद क्या रहता है, वो व्यर्थ हो जाते हैं। उसके बाद जो व्यर्थनीय अनुबंध हो जाएंगे उसमें क्या रहता है, वो प्रारंभ से वैध होते हैं और तब तक वैध रहते हैं जब तक कि पीड़ित पक्षकार द्वारा उसे व्यर्थ घोषित न किया जाए, यानी कि पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर वो वैध हो सकते हैं या फिर व्यर्थ हो जाते हैं। तो ये हो जाता है डिफरेंस तीनों में। आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि वैध, व्यर्थ एवं व्यर्थनीय अनुबंध के बीच में डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट हो जाएगा अवैध अनुबंध, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो अवैध अनुबंध क्या हो जाएंगे, ऐसे ठहराव जो स्वयं तो व्यर्थ होते हैं, साथ ही उसके समझ संपार्श्विक व्यवहार यानी कि कोलैटरल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो भी व्यर्थ होते हैं। यानी कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, कोई ऐसा ठहराव किया गया है कि उसके साथ दूसरा पक्षकार भी प्रभावित हो रहा है, तो अगर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट आपका अवैध हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, तो उसके साथ वाला कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाता है, इलीगल हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। तो वो क्या कहलाएंगे, अवैध ठहराव कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझें कि दो व्यक्ति अगर हैं, जैसे राम और श्याम है, राम ने श्याम से
किसी चीज़ को चुराने के लिए, किसी चीज़ को जो है चोरी करने के लिए कोई ठहराव किया है कि आप वो 5,000 की वस्तु है वो चोरी करके मुझे दीजिएगा तो मैं आपको उसके बदले में जो है 1,000 रुपये या 1,500 रुपये दूंगा। तो उसके बाद अगर रामजू क्या करेगा, किसी तीसरे व्यक्ति से कहता है कि अगर ये चीज़ वो चोरी करके लाएगा तब मैं आपको आपके 2,000 रुपये वापस कर दूंगा। तो अगर यहाँ पर वो चीज़ वो चोरी करना, क्योंकि जाहिर सी बात है चोरी करना कानून की दृष्टि से लॉ में क्या है, इलीगल है, वैध तो है नहीं, अवैध है। तो अगर इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहा है जो कि इलीगल है, आरंभ से ही अवैध है, तो साथ में जो तीसरे व्यक्ति के साथ किया है राम ने कॉन्ट्रैक्ट कि वो 2,000 रुपये उसको लौटाएगा, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, पूरी तरह से व्यर्थ हो जाएगा। तो उस तीसरा व्यक्ति अगर चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वर्तनी नहीं करा सकता, क्योंकि उसका उद्देश्य ही क्या था, अवैधानिक था, इलीगल था। अब आप समझ गए होंगे कि अवैध अनुबंध क्या होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपरिवर्तनीय अनुबंध, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अपरिवर्तनीय अनुबंध वो हो जाते हैं जिसमें जो वैध अनुबंध होते हैं उसके सारे लक्षण होते हैं, सारे तत्व होते हैं, लेकिन किसी तकनीकी दोष के कारण उसे परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता, तो वो हो जाएंगे आपके अपरिवर्तनीय अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि स्टैम्प अगर है सही से नहीं लगाया गया है या टेस्ट नहीं किया गया है, ये सारे बेस बन जाते हैं अपरिवर्तनीय अनुबंध होने की। नेक्स्ट आ जाता है उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इसमें रहेगा पहला आपका स्पष्ट अनुबंध, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जब स्पष्ट रूप से कोई अनुबंध किया जा रहा है, पक्षकारों द्वारा लिखित रूप से, मौखिक रूप से स्पष्ट बोल करके प्रस्ताव रखा जा रहा है, स्वीकृति दी जा रही है, तो वो क्या हो जाता है, स्पष्ट अनुबंध हो जाता है। और गर्भित अनुबंध कौन सा होता है, जहाँ पर स्पष्ट रूप से न प्रस्ताव रखा जा रहा है न सहमति दी जा रही है। इससे पहले जब ठहराव मैंने आप लोग को पढ़ाया था तो वहाँ पर समझाया था कि शॉप पर आप लेने गए कोई वस्तु को, तो आजकल क्या रहता है, चीज़ों में टैग लगा होता है, तो टैग देख करके आपने कोई वस्तु ली और जो भी प्राइस उस पर लिखा था वो आपने शॉपकीपर को दे दिया, उसने भी आपको वस्तु दे दी और प्राइस को रख लिया, तो क्या हो जाएगा, गर्भित अनुबंध हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है सहयोगी अनुबंध। सहयोगी अनुबंध में रहता है कि किसी घटना के होने या ना होने पर वो डिपेंड करता है, तो इसे सशर्त अनुबंध भी कहा जाता है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आ जाता है निष्पादन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। निष्पादित अनुबंध हो जाएंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। आप देख रहे होंगे सेम ज़्यादातर वैसा ही है जैसे ठहराव में था, वही चीज़ आपकी अनुबंध में भी आ जाएगी। ओके, ठहराव के बाद ही अनुबंध बनता है, बस वो परिवर्तनीय होना चाहिए, कानून के द्वारा वैध होना चाहिए, वो आपका अनुबंध बन जाता है। तो जो चीज़ें उसमें हैं ज़्यादातर मोस्टली वही चीज़ें इसमें भी आपकी रहेंगी। निष्पादन के आधार पर निष्पादित अनुबंध, जब किसी अनुबंध के सभी पक्षकार ने अपने अपने जो भी उनके दायित्व थे, लायबिलिटीज थी, उसको पूरा कर लिया है, तो वो हो जाएगा निष्पादित। निष्पादनीय यानी कि भविष्य में होना है, उससे कोई एक पक्षकार ने पूरा कर दिया, दूसरे ने नहीं किया, या फिर दोनों ही पक्षकारों ने पूरे नहीं किए हैं अगर अपने दायित्व, तो क्या हो जाता है, निष्पादनीय। उसके बाद आता है एक पक्षीय अनुबंध, जिसमें रहेगा कि किसी एक पक्षकार द्वारा अपने वचनबद्ध दायित्वों को क्रियान्वित किया गया है लेकिन दूसरे के द्वारा नहीं किया गया है। और द्विपक्षीय अनुबंध में क्या हो जाता है, ऐसे अनुबंध जिसमें दोनों ही पक्षकारों ने क्या किया है, अपने वचनों को, अपने दायित्वों को क्रियान्वित नहीं किया है, तो वो हो जाएंगे आपके द्विपक्षीय यानी कि बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं, इसे अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, एग्जाम में कुछ भी आपसे पूछता है तो आप आसानी से इसे लिख सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर था कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसकी डिफिनेशन, उसकी मीनिंग, उसके प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और साथ ही एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैध अनुबंध के कौन से लक्षण होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रस्ताव, स्वीकृति, संवहन एवं खंडन, प्रपोजल, ऑफर, कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन। प्रस्ताव क्या होता है, उसके प्रकार कौन से होंगे, स्वीकृति क्या होती है, कब स्वीकृति को, एक्सेप्टेंस को स्वतंत्र माना जाता है, जो भी इससे पहले कई बार मैंने आप लोग को बताया, अनुचित, बलपूर्वक है, दबाव डाल करके है, या कपटपूर्ण फ्रॉड के द्वारा, तो वो क्या होगी, वो आप डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को मिस मत करिएगा, उसे ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर अभी तक, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।